और गुजरात में अहमदाबाद में मिलों के मजदूरों का आंदोलन किया। तो भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में जब तिलक का दौर चल रहा था, आप कल्पना कीजिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का दौर चल रहा था, कई बड़े बड़े नेताओं का नाम चल रहा था। उस दौर में गांधी इस भारत की भूमि पर भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ते हैं। जो गांधी अफ्रीका में स्वीकार थे, वो गांधी भारत में स्वीकार हो जाते हैं। उनके इन जन आंदोलनों में कोई भेदभाव नहीं था, कोई मतभेद नहीं था, कोई जातिवाद नहीं था। सबको साथ लेने की उनकी जो नीति थी, सबको साथ लेकर उनकी जो आवाज को उन्होंने अंग्रेजों से के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और सारे आंदोलन उनके सफल हो रहे थे। अंग्रेजों को आखिरकार मजबूर होकर नील के किसानों की खेती करने के लिए जो बाध्य किए जाते थे, उन कानूनों में बदलाव करना पड़ा, खेड़ा में भी बदलाव करना पड़ा। और जो आंदोलन उन्होंने मजदूरों को लेके किया, तो मिल मालिकों को भी कुछ सोचना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। और वो सारी सुर्खियां कांग्रेस के बड़े नेताओं तक पहुंच रही थी। कांग्रेस के नेता राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत में राष्ट्रपति बने भारत के, और गोपाल कृष्ण गोखले, इन तमाम नेताओं ने गांधी को कांग्रेस से जोड़ा। और फिर गांधी ने कांग्रेस के मंच से, तो गांधी को कांग्रेस की जरूरत नहीं थी। ये ध्यान रखें मेरे प्रिय युवा साथियों, गांधी को कांग्रेस की जरूरत नहीं थी, कांग्रेस को गांधी की जरूरत थी। गांधी तो अफ्रीका में भी बिना कांग्रेस के अपनी लड़ाई लड़ रहा था। गांधी तो भारत में शुरुआती दौर में भी बिना कांग्रेस की अपनी लड़ाई लड़ रहा था। ना संगठन था उसके पास, ना लोग थे, ना पैसा था, फिर भी वो लड़ाई जनमानस की लड़ रहा था। दिमाग था, बुद्धि था, और लिखने की गजब की क्षमता थी। अंग्रेजों को जो लेटर ड्राफ्ट करके भेजते थे, तो अंग्रेजों को सोचने के लिए मजबूर कर देते थे। और गांधी इतने सज्जनता से पेश आते थे कि जब जज है चंपारण केस में कि आप गांधी बेहतर होगा, हम आप पे देशद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देंगे, हम आपको गिरफ्तार कर देंगे, आप सिर्फ इतना हलफनामा दे दीजिए कि हम यहाँ किसी वकील, हम वकील के नाते यहाँ पर किसी का केस लड़ने आए थे, तो हम आपको जाने देंगे। गांधी ने कहा, मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, और न मुझे किसी क्लाइंट ने बुलाया है, मुझे चंपारण के किसानों ने बुलाया है, मैं चंपारण की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। कहने का मेरा तात्पर्य, गांधी की वो त्याग की वो जो भाषा उन्होंने कोर्ट में पेश की थी बिहार में, वो एक नजीर बनती है, और दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, और पूरे देश के लोग पढ़ते हैं। फिर कांग्रेस को भी लगता है कि ऐसे नेता को, जो गोपाल कृष्ण गोखले का शिष्य था, ऐसे नेता को कांग्रेस के मंच पे लाया जाए। और एकाएक गांधी कांग्रेस में 5 साल की अपनी भारत भूमि में की गई यात्राओं और किए गए आंदोलनों की वजह से कांग्रेस का वो सबसे बड़ा चेहरा बनते हैं, कांग्रेस के वो सबसे बड़े नेता बनते हैं। और कांग्रेस फिर जो कुछ कांग्रेस कहती है, वो गांधी की आवाज बनती है। जो कुछ कांग्रेस करती है, वो गांधी की आवाज बनती है। यहाँ कांग्रेस का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि उस दौर में आजादी के पहले 2 ही राजनीतिक दल थे, लेकिन एक राजनीतिक दल सांप्रदायिकता के आधार पर बना था। उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, जिसका नाम मुस्लिम लीग था। उसने तो पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जो राजनीतिक दल इस देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहा था, उस सबसे बड़े संगठन के रूप में, और भी कई संगठन थे, वो कांग्रेस ही हुआ करती थी। तो जो इतिहासकार आपको बताते हैं कि गांधी जो है, जो लोग समझाते हैं कि कांग्रेस के गांधी नेता थे, माफ कीजिए, नेता तो गांधी थे, कांग्रेस उनकी सहयोगी संगठन था। क्योंकि गांधी का कद इतना बढ़ चुका था कि कांग्रेस को गांधी की हर बात स्वीकार करनी पड़ती थी, और गांधी की हर आंदोलन के लिए खड़े होना पड़ता था। क्योंकि गांधी से वो लोग भी जुड़ते थे जो कांग्रेस में नहीं थे। गांधी से उस विचारधारा ने भी दोस्ती की थी जो विचारधारा कांग्रेस की नहीं थी। तो ऐसे व्यापक दृष्टिकोण वाले गांधी का राष्ट्रवाद का जो पहला बिंदु है, वो सबसे बड़ा बिंदु है कि गांधी का राष्ट्रवाद समायोजन और समरसता, मतलब यूनिटी वाला था, सबको साथ लेने वाला था, राष्ट्रीय सामाजिक एकता और समरसता वाला था। गांधी के राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि गांधी सबको साथ लेना चलते थे, सबको साथ लेके चलना चाहते थे। उनके राष्ट्रवाद में भारत का राष्ट्रवाद और यूरोप का राष्ट्रवाद, जर्मनी का राष्ट्रवाद और नेपोलियन और हिटलर का राष्ट्रवाद यहाँ अलग हो जाता है, या मार्क्स का राष्ट्रवाद या लेनिन और माओ का राष्ट्रवाद यहाँ अलग हो जाता है। यहाँ गांधी का राष्ट्रवाद सबको साथ लेके चलता है। क्या अमीर क्या गरीब, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या दलित क्या पिछड़ा,
क्या सवर्ण, सबको साथ लेके। समरसता का मतलब ये होता है सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी समुदायों और सभी धर्मों को साथ लेकर इस भिन्नता भरे भारत में सबको साथ लेकर सिर्फ एक लक्ष्य कि ब्रिटिश सरकार को सत्ता से उखाड़ना है। और इसको उखाड़ने के लिए हमें एक मंच पे सारी जातियों को लाना है, सारे वर्ग को लाना है, सारे समुदायों को लाना है और सारे धर्मावलंबियों को लाना है। ये जो यूनिटी की भाषा गांधी ने भारतीयों को पढ़ाई, इसके पहले किसी लीडर ने नहीं पढ़ाई थी। आप कह सकते हैं कि तिलक ने काम किया, पर तिलक महाराष्ट्र और मराठा तक सीमित थे। आप कह सकते हैं कि लाला लाजपत राय ने काम किया, लाला लाजपत राय पंजाब तक सीमित थे। आप कह सकते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने काम किया, वो पश्चिम बंगाल तक सीमित थे। तो ये लोग एक और तिलक पे तो ये आरोप भी लगता है कि तिलक केवल हिंदुओं के नेता होते थे। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर आप और पुराने नेताओं से गांधी की तुलना करें तो गांधी वो पहले नेता थे जिनके साथ एक तरफ जिन्ना भी खड़े थे तो दूसरी तरफ सरदार पटेल भी खड़े थे। तो गांधी ये समरसता के नेता थे, सबको साथ लेकर लड़ना चाहते थे, क्योंकि पूरी मुट्ठी जब बंद होगी तभी ना अंग्रेजों से लड़ाई होगी। बहुत जातियों में बटा हुआ भारत, विभिन्न खंडों और रियासतों में बटा हुआ भारत, विभिन्न धर्मों में बटा हुआ भारत, इस विविध भारत को एक सूत्र में पिरोने का अगर सबसे पहला किसी ने इतिहास में काम किया है आधुनिक भारत में, तो वो मोहनदास करमचंद गांधी ने किया। महात्मा गांधी का ये जो कार्य शुरू हुआ, इसका पहला जो विचार था वो था समरसता का, सबको साथ लेके चलना, सबको एक साथ लेकर चलना। तो उनके राष्ट्रवाद में कहीं धर्म नहीं है, कहीं जाति नहीं है और कहीं भेदभाव नहीं है। तो वो जाति विहीन राष्ट्रवाद था, धर्म विहीन राष्ट्रवाद था। तो गांधी का जो राष्ट्रवाद है वो, उसको आप एक शब्द में समझा सकते हैं कि वो समरसता वाला है, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों और विभिन्न वर्गों को साथ लेके। और आज भी भारत में वही राष्ट्रवाद हो सकता है जो इस देश के हर जाति और हर धर्म के लोगों को साथ लेके चले, हर क्षेत्र के लोगों को साथ लेके चले। क्योंकि भारत कहीं साउथ इंडिया है, कहीं नॉर्थ इंडिया है, कहीं ईस्ट इंडिया है, कहीं वेस्ट इंडिया है। तो भारत कहीं विदर्भ है तो भारत कहीं महाराष्ट्र है, भारत कहीं बुंदेलखंड है तो भारत कहीं उत्तर प्रदेश है। इन टुकड़ों टुकड़ों में बटे भारत के अंदर एक भावना राष्ट्रवाद की पैदा करना ये बड़ा काम था। और उस दौर में चूंकि घृणा थी गांधी को अंग्रेजों से, तो वो एक घृणा लोगों के मन में भी थी, तो उसको जोड़ने का काम गांधी ने किया। सबको साथ लेकर गांधी समरसता के साथ, राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़े। उनकी राष्ट्रवाद की बुनियाद थी एकता, समरसता, सबको साथ लेने की सोच। और दूसरा राष्ट्रवाद का जो रूप सामने आता है गांधी का, वो था अहिंसा पर आधारित। गांधी का राष्ट्रवाद अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के खिलाफ था। और अंग्रेज तभी इस देश से जा सकते थे जब प्रत्येक भारत का नागरिक इस देश से प्रेम करता, इस देश के गौरव से प्रेम करता, इस देश की कला संस्कृति से प्रेम करता। लेकिन अंग्रेजों को भगाने का जो रास्ता उस दौर में कुछ लोगों ने अपना लिया था कि हिंसा के माध्यम से हम अंग्रेजों को भारत से दूर कर देंगे, वो रास्ता गांधी ने नहीं अपनाया। क्योंकि गांधी जानते थे कि अंग्रेजों के पास इतनी शक्तिशाली सेना है जिसने पूरी दुनिया पे शासन किया है, अगर इनके खिलाफ हम अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करेंगे भी तो हमारे पास अस्त्र शस्त्र जुटा ना पाएंगे, हम इनसे हिंसा के दम पे न जीत पाएंगे। और गांधी का तो विचार ही था कि घृणा को हम प्रेम से जीतेंगे, हिंसा को हम अहिंसा से जीतेंगे। तो गांधी का पूरा राष्ट्रवाद और गांधी के पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन अहिंसा के विचार पर आधारित हैं। तो ये दूसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने जिस साधन का उपयोग किया वो साधन नॉन वायलेंस था। उस साधन के माध्यम से गांधी आगे बढ़ते गए और उस साधन को उन्होंने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। और क्यों? क्योंकि भारत की जनता निरीह थी, इसके पास कहाँ हथियार थे, कहाँ ये लेनिन वाली जनता थी जो हथियारों के साथ सशस्त्र क्रांति करती, कहाँ ये माओ वाली जनता थी जिसके पास हथियार होते और क्रांति हुई। भारतीय सेना हिंसा से लड़ाई लड़ रही है और एक रास्ता गांधी बता के गए, कठिन रास्ता है लेकिन स्वतंत्रता का रास्ता था, वो अहिंसा का रास्ता। तो दो चीजें आप ध्यान रखिए, समरसता का रास्ता गांधी का राष्ट्रवाद है, अहिंसा का उपयोग गांधी का राष्ट्रवाद है। और तीसरा गांधी का जो भारत में सबसे बड़ा योगदान है जिसकी चर्चा अक्सर नहीं की जाती है, गांधी का राष्ट्रवाद जो था
वो जाति विहीन समाज पर आधारित था। 1915 में जब गांधी भारत लौटे तो उन्होंने यहाँ पर गांधी ने काम किया है, वो तीसरा बिंदु याद रखिए कि गांधी की जो सोच थी राष्ट्रवाद को लेकर, वो जाति विहीन भारत की थी, वो सारी जातियों को एक मंच पे लाने की थी। तो हिंदुस्तान जातिवाद में जकड़ा हुआ था। अब जरा कल्पना कीजिए उस दौर की, 1915 के आसपास की कल्पना कीजिए। उस दौर में कहीं अभी अम्बेडकर नहीं दिखाई, उस दौर में कोई समाज सुधारक दिखाई नहीं देंगे। उस दौर में सबसे पहले अगर दलितों के साथ, अछूतों के साथ, जो इस देश में एक कैंसर की भांति एक बीमारी थी, छुआछूत, उस बीमारी का सबसे पहला कोई डॉक्टर था तो मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी के आंदोलन में बहुजन समाज को साथ लेकर चलने की लड़ाई गांधी दक्षिण अफ्रीका में शुरू कर चुके थे। वहां जो मजदूर थे इन वर्गों के, उनको साथ लिया, आश्रम में रोका, खूब विरोध हुआ, वहां भी वो जवाब देते थे और लोगों को अपने तर्कों के माध्यम से बिल्कुल निहत्था कर देते थे। और जब भारत में उन्होंने आश्रम खोले, अहमदाबाद में आश्रम खोले, तो उन आश्रमों में लाख विरोधों के बावजूद भी, चाहे उस बाजार के मजदूरों, सबको आश्रम में स्थान दिया, अपने नेतृत्व में स्थान दिया। तो गांधी के राष्ट्रवाद में छुआछूत नहीं था। गांधी ने तो 1932 में भी जेल से छूटने के बाद एक व्यापक आंदोलन छुआछूत खत्म करने के लिए चलाया था। तो विभिन्न वर्गों यानी बहुलतावादी समाज, इसको बोलते प्लूरलिस्टिक कल्चर, भारत में जो बहुसंस्कृतिवाद है, कई तरह की संस्कृतियां एक साथ रहती हैं, इन सबको साथ लेकर गांधी आगे बढ़ना चाहते थे। तो जाति विहीन समाज का राष्ट्रवाद उनका था। इसको आप बिंदु के रूप में परीक्षा में जब लिखना पड़ता है तो लिखते हैं जाति विहीन समाज की स्थापना का राष्ट्रवाद गांधी। अब आप देखिए ना हिटलर को, बस यहां से तुलना कर लीजिए। हिटलर एक जाति की बात करता है, गांधी एक जाति की बात नहीं करता। ये अंतर है राष्ट्रवाद, ये बड़े अंतर हैं जिनको समझिए, समझने का मौका मिल रहा है आपके बीच। आपका शिक्षक दीपक मोदी आपसे बात कर रहे हैं, तो समझ जाइए ना, हिटलर एक जाति को खत्म करता है, गैस के चैम्बरों में डाल देता है और वो यहूदियों को मार डालता, सैकड़ों यहूदियों को मारता, हजारों यहूदियों को मारता, और वो राष्ट्रवादी कहलाता है। और एक तरफ गांधी को देख लीजिए पैरेलल, इनकी कंपैरेटिव स्टडी की। गांधी के राष्ट्रवाद में किसी जाति को के साथ घृणा नहीं है, और ऐसा नहीं, गांधी को अपनी खुद की समाज से निकाल दिया गया, गांधी का हुक्का पानी बंद कर दिया गया, गांधी के परिवार के लोगों ने गांधी से मिलना बंद कर दिया था, पर गांधी ने किसी को अछूत नहीं समझा, सबको साथ लिया। तो ये जो उस समय भारत में जाति का जहर फैला हुआ था, उस जहर को तोड़ने का काम, ये जब तक हम इस देश की आजादी की लड़ाई में सभी वर्गों और सभी धर्मों और सभी जातियों को शामिल नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाएंगे। और ये चीज गांधी समझता था और नहीं कोई समझ रहा था। और तो बंद कमरों की राजनीति किया करते थे, बड़े लोगों की राजनीति किया करते थे, टेबल और कुर्सी की राजनीति किया करते थे। गांधी ने इन सत्ताओं की राजनीति कभी नहीं की, किसी विधानसभा और संसद के सदस्य गांधी कभी नहीं रहे। गांधी ने जो लड़ाई लड़ी जनता के बीच लड़ी, और जनता के बीच में उन्होंने देखा कि समाज जाति के आधार पर बटा हुआ है, तो उसकी एकता की लड़ाई लड़ी। तो जाति विहीन समाज की एकता समरसता का काम किया। तो गांधी के राष्ट्रवाद में कोई छुआछूत नहीं है। गांधी के राष्ट्रवाद में, इसको एक लाइन में आप लिख सकते हैं, भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। सभी वर्गों और सभी धर्मों, सभी समुदायों को साथ लेकर गांधी लड़े। तब तो गांधी के साथ, तो इस समुदाय और वर्गों में गांधी के साथ केवल हरिजन नहीं है, गांधी के साथ आप आश्चर्य करोगे, गांधी पहला व्यक्ति था जिसके आंदोलनों में भारत की महिलाएं सड़कों पर उतरी। इससे बड़ा फेमिनिस्ट और इससे बड़ा नारीवादी कोई नेता भारत में 1947 के पहले पैदा ही नहीं हुआ। राममोहन राय एक समाज सुधारक थे, उसके बाद आप देखिए गांधी ने काम किया। गांधी की एक आवाज पर कितनी महिला नेत्रियों ने योगदान दिया, आप इतिहास तो पढ़िए। अरुणा आसफ अली ने बंबई के जो घटना हुई थी 9 अगस्त की अगस्त क्रांति, उसमें झंडा फहराया था अरुणा आसफ अली ने, महिला थी। जब दांडी मार्च लेके गांधी निकले तो गुजरात की सैकड़ों महिलाएं और बच्चे उनके साथ हो गए। इनको डर नहीं लगा अंग्रेजों की गोलियों से, कदापि नहीं। तो गांधी में वो विश्वास था, वो तेज था जो खींच रहा था। तो देखिए गांधी ने न केवल विभिन्न जातियों को साथ में लिया, गांधी सबसे बड़े भारत में महिलावादी बन के उभरते हैं जब अपने आंदोलन में भारत की किचन से, भारत की चौके से महिलाओं को, पर्दा प्रथा थी,
बाहर निकालते हैं और आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसा राष्ट्रवाद गांधी का है जिसमें जाति भी नहीं है, जिसमें धर्म भी नहीं है, जिसमें सबको शामिल किया जा रहा है। तो देख लीजिए, चंपारण का हो, खेड़ा का हो, बरडोली का हो, असहयोग हो, खिलाफत हो, सभी ने अवज्ञा आंदोलन हो, हर आंदोलन में गांधी ने इस देश के दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को जोड़ा, इस देश की कमरों में बंद लोगों को जोड़ा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि इस देश में जो राष्ट्रवाद की आज जो लहर आपको दिखाई देती है, इस देश में जो लोग थोड़ा बहुत हिंदुस्तान के बारे में, बड़ा कठिन इस देश में, मगर फिर भी थोड़ा बहुत जो हम भारत के बारे में सोच पाते हैं, इसकी बुनियाद उस दौर में गांधी ने रखी थी। आज भले हम उनको श्रेय देना दें, आज दूसरे श्रेय लेने वाले कई गांधी की झाड़ू उठाए घूम रहे हैं, कई गांधी की फोटो लिए घूम रहे हैं, पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो वह स्वयं गांधी है जिसने इस देश के जन जन तक क्रांति की भावना पहुंचाई थी और जन जन तक राष्ट्रवाद पहुंचाया था। तो उनका राष्ट्रवाद अगर समग्र नहीं होता, उनका राष्ट्रवाद समरसता का नहीं होता, तो गांधी के आंदोलन में ना तो बहुजन समाज शामिल होती, ना बहुजन समाज से तात्पर्य समाज का सबसे बड़ा वर्ग उसमें शामिल हुआ, और ना ही महिलाएं शामिल होती। यहाँ तक कि गांधी के आंदोलन में बच्चे तक शामिल हुए थे। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि गांधी ने हर वर्ग को अपने साथ लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी। युवा लोग भी गांधी के साथ थे, ये बड़ी गलतफहमियां हैं। नेहरू क्या बूढ़े थे जब गांधी के साथ खड़े हुए थे? पटेल क्या बूढ़े थे? राजेंद्र प्रसाद क्या बूढ़े थे जब गांधी के साथ खड़े हुए थे? सब नौजवान थे, सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे, और गांधी के एक आवाज पर गांधी के झंडे के नीचे खड़े हुए थे। सुभाष बाबू भी गांधी के साथ थे, ठीक है, विचारधाराओं का मतभेद होता है, अलग हो गए थे। बी.आर. अम्बेडकर भी गांधी के साथ थे, विचारधाराओं का मतभेद था, अलग हो गए थे, मगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे बुद्धिमत्ता के दम पर। जब नेहरू की मिनिस्ट्री में आजाद हुआ भारत, तो अम्बेडकर का नाम नहीं था, गांधी ने नेहरू को खबर पहुंचाई। इसमें आपने सबसे बुद्धिमान वकील को नहीं रखा, कैसे आप संविधान बनाओगे, कैसे आप कानून का राज करोगे? तो गांधी की सलाह माननी पड़ी। कौन कहता गांधी अम्बेडकर में मतभेद थी? मतभेद तो ये हमारे राजनीति की रोटियां सेकने वाले लोग बताते हैं। विचारों में मतभेद हो सकते, हमारे और आपके विचारों में अगर मतभेद है तो ये लोकतंत्र है, ये जिंदा होने की बात है। हम और आप एक दूसरे से हर बात पे सहमत हो जाएंगे तो देश कैसे चलेगा? कुछ मुद्दों पर कुछ मतभेद होना बहुत जरूरी है, लोकतंत्र की बुनियाद मतभेद होते हैं। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होंगे तो फिर कैसे देश चलेगा? तो गांधी का इन आंदोलनों के पीछे जो सबसे बड़ा विशाल समूह था, जनमानस था। तो चौथा जो बिंदु मैंने आपको बताया, तीसरा बिंदु जो बताया, गांधी इस पूरे देश की हर समाज के नेता थे। तो गांधी के राष्ट्रवाद में पूरा देश शामिल था, पूरे देश के धर्म शामिल थे, पूरे देश की जातियां शामिल थी। तो इस चीज पे जरूर आप लिखिए, यदि गांधी के राष्ट्रवाद पे कोई सवाल। आज जो राष्ट्रवाद की हम बातें कर रहे हैं, आज जो राष्ट्रवाद की दिल्ली से तकरीरें दी जा रही हैं, उन तकरीरों में कहीं पे भी वो राष्ट्रीय सोच नहीं है जो राष्ट्रीय सोच गांधी की थी। हम इस देश में किसी को अलग कर देश में राष्ट्रवाद की लहर नहीं चला सकते। ये देश सबका है, इस भावना से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की तस्वीर ही ऐसी है। और यहाँ अगर आप चंद लोगों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आज नहीं तो कल आपको जनता नकार देगी, ये ध्यान रखिए। अगर इस देश में आपको राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना है, इस देश में राष्ट्रीय चेतना लाना है, तो आपको सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी समाजों को एक साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। ये सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास। आपकी नीति में, आपके निर्णयों में ये चीज परिलक्षित भी होना चाहिए, तो ही जनता आप पे विश्वास करेगी। तो ये आज के संदर्भ में मैंने थोड़ी सी चर्चा की, जरूरी है। आज की चीजों से नहीं जोड़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी कैसे? तो देखिए, गांधी के उस राष्ट्रवाद में जो और जो बिंदु है वो है स्वदेशी राष्ट्रवाद। गांधी का पूर्णतः स्वदेशी था, है ना। दबे कुचले पिछड़े लोगों को साथ लेकर गांधी ने जो आंदोलन चलाए, उस आंदोलन में स्वदेशी का नारा दिया था, जो सबसे बड़ा नारा था। और उसमें जो हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए थे, उसमें सबसे बड़ा जो हथियार था वो खादी था। स्वदेशी का जो प्रतीक उभर के आया था वो खादी था। गांधी खुद आपको कई तस्वीरों में चरखा चलाते हुए मिल जाएंगे। हमारा देश जो दुनिया में सब सोने की चिड़िया कहलाता था, हमारा देश जो दुनिया में औद्योगिक रूप से, गुलाम भारत भी बहुत सक्षम था, बहुत संपन्न था। और अगर सक्षम और संपन्न नहीं होता तो मुगल यहाँ भीख मांगने नहीं आए, अंग्रेज यहाँ पे भीख मांगने नहीं आए। वो सोने की चिड़िया से प्रभावित होकर तो आए थे, और उसको सोने की चिड़िया
कौन सी चीज बनाती थी? भारत का कपड़ा उद्योग, भारत का कुटीर उद्योग, ये भारत को सोने की चिड़िया बना। हमारा व्यापार भारत को उस दौर में सबसे अच्छा व्यापार माना जाता था। अंग्रेजों के आने से जो हमारी चोट पहुंची थी कि हमारे सारे कुटीर उद्योग, हमारे सारे जो जुलाहों के जो कारखाने थे बंद कर दिए गए और वहाँ उनके स्थान पे बड़ी बड़ी मशीनों वाले उद्योग अंग्रेजों ने डाल दिए। अपना कच्चा माल यहाँ से ले जाकर तो अंग्रेज मैनचेस्टर से भारत में जो विदेशी वस्तुएं, विदेशी वस्त्र भेजते थे, उन वस्त्रों से भारत का पूरा व्यापार तहस-नहस हो गया। और यहीं से गांधी ने जो है स्वदेशी का नारा दिया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। हालांकि ये नारा तिलक भी इस्तेमाल कर चुके थे, मगर तिलक के बाद पूरे देश में जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उसमें इस चीज थी कि हमें विदेशी वस्तुओं और विदेशी वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना। होली जलाना शुरू कर दिया भारत के लोगों ने, आग लगाना उन चीजों को शुरू कर दिया। हम और भारत उसमें खादी का विकल्प इसलिए दिया। खादी का कार्यक्रम गांधी का सबसे सफल कार्यक्रम था। गांधी ने हर आश्रम में काम किया था और लोगों में खादी के प्रति चेतना, क्योंकि वो हमारा देसी वस्त्र है, तो हम उसको यदि पहनेंगे तो निश्चित रूप से अंग्रेजों के द्वारा बनाए वस्त्रों का हम बहिष्कार शुरू कर देंगे। तो गांधी का जो राष्ट्रवाद था, उसका जो मूल था, जो निचोड़ था, वो स्वदेशी था। ध्यान रखना, उसको शब्दों में लिखना है, स्वदेशी है ना, विदेशी नहीं, स्वदेशी था। अपनी भाषा, अपना वस्त्र, अपनी संस्कृति, अपनी कला, तो सांप्रदायिक एकता, छुआछूत मत, तो ये सब चीजें तो हैं, लेकिन स्वदेशी सबसे बड़ा नारा था। तो लोगों में अगर आपको राष्ट्रवाद की चेतना जागृत करना है तो लोगों को आपको राष्ट्रीय चीजों से परिचित कराना पड़ेगा। गांधी इस चीज को बखूबी समझते थे और गांधी इसीलिए स्वदेशी चीजों को, वो ही खादी का एक छोटा सा टुकड़ा पहन लेते थे, क्योंकि वो जानते थे कि भारत के लोगों के पास वैसे भी अकाल है कपड़ों का, बहुत कम कपड़े भारत के लोगों के पास उस दौर में हुआ करते थे। तो इस अधनंगे भारत को वस्त्र देने का काम गांधी कर रहे थे। वो वस्त्र नहीं था भाई साहब, वो एक विचार था, एक आइडिया था, एक आइडियोलॉजी थी स्वदेशी की, है ना। तो वो, और दूसरा उन्होंने इसी के साथ जो भारत में आज चरम पर है, उस राष्ट्रवाद में गांधी ने कई प्रोग्राम जोड़े। आज जो चरम पे है, आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिसपे कल संसद में भी बहस हो रही थी, ये देश नशाखोरों का देश बन गया है। कल्पना नहीं की थी आपने कभी? जिसे देखो वो नशा कर रहा है। कल्पना कर सकते हैं? आप पेपर पढ़ते, अखबार पढ़ते, टीवी खोलते, वीडियो खोलते, यूट्यूब खोलते, सोशल मीडिया खोलते, जहां देखो वहां श्रृंखला ही श्रृंखला है पूरी। गांधी सबसे बड़े पहले आंदोलनकर्ता थे जिन्होंने मद्य निषेध का नारा दिया था कि विदेशी शराब इस देश में नहीं चले। तो जरा उस दौर के गांधी को समझिए। राष्ट्रवाद वही जन्म ले सकता है जहां उड़ता पंजाब ना हो। राष्ट्रवाद वहां जन्म नहीं ले सकता। जो युवा नशे में डूबे हुए हैं, उन युवाओं को हम क्या देशभक्ति सिखाएंगे? उनसे हम क्या देशभक्ति की बातें करेंगे? कहाँ से हम राष्ट्रवाद की बातें करेंगे? तो गांधी यहाँ पर नैतिकता की बात करते हैं कि हमें मद्य निषेध से दूर रहना है। सबसे बड़े आंदोलन इस दौर में महिलाओं ने चलाए थे। जो मदिरा की दुकानें थी उसकी गोली जलाई थी, आग लगा दी थी, तो उससे अंग्रेजों को राजस्व का भी नुकसान होता था, है ना। तो ये मद्य निषेध एक प्रतीक है। देखिए, गांधी के साथ स्वदेशी खादी, गांधी के साथ स्वदेशी मद्य निषेध, गांधी के साथ जब हम स्वदेशी की बात, और तीसरा गांधी का जो आइडिया था उस स्वदेशी के तहत हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं, साफ सफाई नहीं रखते थे, कचड़े में जीने की आदत है इन देश के लोगों को। जहां देखो वहां कचरा फैला हुआ है। ये सोच है हमारी। हम क्या राष्ट्र से प्रेम करेंगे? हम अपना कचरा पड़ोसी के यहाँ डाल देते, हमने काहे की देशभक्ति। तो ये जो सफाई अभियान गांधी ने चलाया था, जिसको आजकल हमारे प्रधानमंत्री बड़ी जोर शोर से उठा रहे हैं, ये गांधी का आइडिया था। तो गांधी जिस आश्रम में रहते थे, सुबह उठ के खुद झाड़ू लगाते थे। साफ सफाई से रहना, अच्छे से रहना, अच्छे से रहोगे अच्छे विचार आएंगे। तो ये गांधी का जो सफाई का था। राष्ट्रभाषा, देखिए सफाई अभियान, और अगला बिंदु हम आपको दे रहे हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्रभाषा। गांधी हिंदी के सबसे बड़े समर्थक थे। तो गांधी कहते थे ना, अंग्रेजों की भाषा से भारत का राष्ट्रवाद विकसित नहीं होगा, भारत की एक भाषा चाहिए, तो हिंदी को चुना गया। अब आप कल्पना कीजिए, उन्होंने शिक्षा की भाषा भी भारत की भाषा को बताया था, राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा, आजादी के 75 साल हो गए, हम भी आजकल औपचारिकता निभाते हिंदी दिवस मनाते। देख लीजिए, एक दिन कह लेते हैं हाँ हिंदी,
हिंदी नौकरानी बन के रह गई, अंग्रेजी आज भी बहुरानी बनी बैठी देश। गांधी ने राष्ट्रभाषा की चेतना लोगों को दी कि राष्ट्रभाषा को अपनाइए, अगर आप राष्ट्रभाषा को नहीं अपनाएंगे तो आप देश को आगे नहीं ले जाएंगे। तो ये गांधी की आपसे सोच को देखिए, तो उन्होंने स्वदेशी से जो चीज, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी बातों को उन्होंने जोड़ दिया कि हमें स्वदेशी भाषा को अपनाना है। तो हिंदी को उन्होंने प्रमोट किया, सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया। हिंदी का सबसे बड़ा उन्होंने आंदोलन एक तरह से किया। तो देश की भाषा तो बहुत जरूरी है देश में, तो भाषा ही नहीं होगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। हम आप देख लीजिए, अब यहाँ पे हम यूरोप से जुड़ जाते हैं। यूरोप की अपनी एक भाषा है। जब वो राष्ट्रवाद की हिटलर बात करता था तो जर्मनी भाषा की बात करता था। जापान चले जाइए, जापान में एक भाषा है। चीन चले जाइए, चीन के पास एक भाषा है। ये देश कैसा है भगवान जाने, हम कैसे लोग हैं जो आजादी के 75 साल बाद भी अपनी एक पहचान एक भाषा के रूप में नहीं कर पाए। आज भी बयान आते हैं, कहीं गुजराती है, कहीं मराठी है, कहीं पंजाबी है, कहीं तमिल है, कहीं तेलुगु है। अरे रहे वो, गांधी इसके समर्थक थे कि क्षेत्रीय भाषाओं का अस्तित्व रहे, मगर राष्ट्र की तो एक भाषा होनी चाहिए। हम केवल नाम के लिए राष्ट्र की एक भाषा रखे हुए हैं। सारा काम, पूरी जुडिशरी का काम आजादी के 75 साल बाद भी, मोहनदास करमचंद गांधी के देश में भी पूरी जुडिशरी का काम हम दूसरी विदेशी भाषा में करते हैं। पूरा पार्लियामेंट का काम हम दूसरी विदेशी भाषा में करते हैं। हम पूरा प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी भाषा में करते हैं। ज्ञान की भाषा नहीं है क्या कोई? है हमारी अपनी भाषा नहीं है कोई? तो देखिए, राष्ट्रवाद का समग्र दृष्टिकोण गांधी का था। उस समग्रता में वस्त्र से लेके भाषा तक की बात गांधी ने की है। ये सब रखिए। और उन्होंने जो सफाई अभियान चलाया था वो भी देश से जोड़ने के लिए, कि लोग जुड़ेंगे, इस मिट्टी को साफ करेंगे तो इस मिट्टी से प्रेम करेंगे। कहाँ गांधी को समझने की कोशिश लोगों ने की है ना? झाड़ू उठा लेने से आप गांधी नहीं बन जाएंगे। गांधी की सोच अलग थी। गांधी आपके विचारों में जो दूषित चीज प्रभाव थे उसको दूर करना चाहते थे। आपके आचरण व्यवहार में जो कुरीतियां थी उनको दूर करना चाहते थे। तो गांधी की सफाई अभियान तो केवल एक प्रतीक था, भारतीयों के मन में स्वच्छ वातावरण और स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण लाना। तो देखिए, गांधी का वह राष्ट्रवाद क्लीन इंडिया का राष्ट्रवाद भी था। तो ये चीजें जोड़िए, और गांधी के राष्ट्रवाद का उस दौर में जो सबसे बड़ा विचार है वो ये था कि ये पहला नेता था जो हिंदू मुस्लिम एकता का गुरु था। ये देश दो भागों में अलग बढ़ चुका था, दिखाई देने लगा था। दो समाजें अलग अलग दिशाओं में जा रही थी, उनको जोड़ने का काम कोई कर रहा था तो वो गांधी कर रहा था। तो गांधी का राष्ट्रवाद एकता का राष्ट्रवाद था। गांधी का राष्ट्रवाद सद्भावना का राष्ट्रवाद था। और गांधी का राष्ट्रवाद धर्म निरपेक्षता का राष्ट्रवाद था और आर्थिक स्वावलंबन का राष्ट्रवाद था, आर्थिक समानता का राष्ट्रवाद था। गांधी बड़े उद्योगों के खिलाफ थे, गांधी कुटीर उद्योगों के पक्ष में थे, गांधी विदेशी शिक्षा के खिलाफ थे, बुनियादी शिक्षा के पक्ष में थे। तो ये तमाम शब्दकोश, समय कम पड़ जाता है, लेकिन मेरा जो मकसद था आप युवा पीढ़ी तक गांधी के राष्ट्रवाद पर एक चर्चा करने का, मुझे लगता है मैंने आप तक वो संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि गांधी एक राष्ट्रवादी नेता थे, एक राष्ट्रवादी संत थे। राष्ट्रपिता भी उनको कहा सुभाष चंद्र बापू उनको कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कई नाम, महात्मा का कई नाम उनको दिए गए। लेकिन गांधी एक विचार है, एक आइडिया है जो खुद गांधी ने कहा था। ये गांधी को गोली मार देने से गांधी नहीं मरता है, गांधी के विचार तो जिंदा रहेंगे। तो उन विचारों पर आलोचना कीजिए, प्रशंसा कीजिए, मीमांसाएं कीजिए, है ना? जो आपको करना वो आप करिए, लेकिन जब भी आप ये सब करेंगे तो गांधी के उस पक्ष को जरूर रखिए। इस देश में अब आप खुद सोच लीजिए, और खुद इतने इतिहास को पढ़ चुके हैं, खुद इतनी चीज, जरा विचार मंथन कीजिए, जरा सोचने की कोशिश कीजिए। इस देश में कौन राष्ट्रवादी चिंतन था जिसने इस देश के लोगों को, जन जन को जगा दिया कि ये देश भारत माता, वंदे मातरम, ये भारत जो है इसके प्रति नमन करो, इस मिट्टी को सलाम करो। और सबने सलाम किया, सबने उस मिट्टी के पक्ष में आजादी की लड़ाई लड़ी। तो देखिए, वो जो राष्ट्र के प्रति लगाव हम भारतीयों में पैदा हुआ, 1000 साल अगर कोई समाज गुलाम रहे, उसको राष्ट्रवाद का इंजेक्शन लगाना इतना आसान नहीं है।
तो ये काम गांधी ने किया। तो इस समाज के डॉक्टर थे, शल्य क्रिया उन्होंने की थी कि कम से कम भारत के लोग जहाँ जन्म ले रहे हैं उस मिट्टी की तो अहमियत समझें, उससे प्रेम तो करें। वो गुलाम भारत माता है, उसको आजाद तो कराएं। और सबको साथ लेके चलने का जो उन्होंने काम किया वो उनके राष्ट्रवाद में दिखाई देता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आपने गांधी का राष्ट्रवाद सुना, गांधी की राष्ट्रवादी विचारधारा से आप अवगत हुए और काफी संख्या में आप ने शामिल हुए। अभी भी हमारे पास ऐसे कई 15-20 छात्र छात्राओं के नाम हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उसके बाद भी वो जीई पढ़ना चाहते हैं। वो कई मित्रों के माध्यम से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर हम तक पहुंचा रहे हैं। ऑफलाइन क्लासें अगले आदेश से जब भी खुलेंगी, हमारी आपकी मुलाकात कक्षाओं में होगी। जल्दी ही वो दिन आए, हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करें। लेकिन तब तक ऑनलाइन जिनके पास फैसिलिटी है वो फैसिलिटी का उपयोग करें और सुने और समझें। गांधी एक अध्ययन के अंतर्गत गांधी का राष्ट्रवाद आज आपने पढ़ा, कल गांधी का किसी एक विषय पे फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।